किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ हार जीत का ऐलान नहीं होता। वो दरअसल आंकड़ों, लोगों की उम्मीदों और रणनीतियों की एक गहरी कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो सबको मिलाकर एक जनादेश बनाती है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के इसी सियासी ताने बाने को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम रामपुर कारखाना को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, फिर वहां के लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पिछले 1 दशक के चुनावी आंकड़ों में छिपे पैटर्न को खोजेंगे। फिर ये जानेंगे कि मतदाता के फैसले के पीछे क्या वजहें थी। उसके आधार पर जीत की राह का एक खाका तैयार करेंगे और आखिर में आंकड़ों, सम्मान और शासन के बीच जो रिश्ता है उस पर बात करेंगे। तो हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला और वहां की विधानसभा सीट संख्या 339 रामपुर कारखाना। देखिए, रामपुर कारखाना पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में आता है और ये देवरिया लोकसभा सीट का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो सियासी मिजाज है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनका असर सिर्फ विधानसभा तक नहीं रहता, बल्कि वो बड़े संसदीय चुनाव की दिशा तय करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जमीन की बात हो गई, अब जमीन के लोगों की बात करते हैं। वो लोग जो इस क्षेत्र का भविष्य तय करते हैं, यानी यहाँ के मतदाता। उनकी असल चिंताएं क्या हैं? कौन से मुद्दे उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? आइए इसे समझते हैं। ये एक अर्ध ग्रामीण मतलब सेमी रूरल इलाका है। यहाँ आपको खेती किसानी भी दिखेगी और छोटे छोटे कस्बे भी। तो जाहिर है यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे? किसानों की परेशानियां, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर विकास। यही वो बातें हैं जो यहाँ की राजनीति की धुरी हैं। और अगर हम यहाँ के वोटरों की बनावट को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण ओबीसी और मुस्लिम समुदाय का है। ये इस सीट की सियासत में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा करीब 13% अनुसूचित जाति और लगभग 3% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। किसी भी जीत या हार का गणित इन्हीं सामाजिक समीकरणों को समझे बिना हल नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, आंकड़ों पर। क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वो हमें वो कहानी बताते हैं जो शायद सतह पर दिखाई ना दे। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 1 दशक के नतीजे हमें क्या सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे हाल के नतीजे से। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 14,670 वोटों के एक बड़े अंतर से हराया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस चुनौती का पैमाना है जिससे विपक्ष को पार पाना है। अब सवाल ये है कि हम इस नंबर तक पहुंचे कैसे। इस टेबल में पूरी कहानी साफ नजर आती है। देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी यहां से जीती थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 10% से भी कम था। फिर आया 2017 का चुनाव, यहां पासा पलट गया। बीजेपी 33% वोट लेकर जीत गई और 2022 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 44% हो गया। और एक बात पर गौर कीजिए, हर चुनाव के साथ बीजेपी की जीत का अंतर, मार्जिन, वो भी लगातार बढ़ता गया। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। 2022 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी करीब 9% बढ़ा। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। लेकिन उसी चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 11% बढ़ गया। मतलब सपा ने जमीन वापस पाने की जितनी कोशिश की, बीजेपी ने उससे भी ज्यादा तेजी से अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ये एक ऐसी रेस थी जिसमेमें दोनों दौड़े, पर एक ज्यादा तेज दौड़ा। और अगर हम विधानसभा से हटकर लोकसभा के नजरिए से देखें तो ये ट्रेंड और भी साफ हो जाता है। 1998 से 2004 तक इस इलाके में सपा का दबदबा था, लेकिन 2009 के बाद से बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। 2014 और 2019 में तो पार्टी ने 50% का आंकड़ा भी पार कर लिया। इससे एक बात साफ है कि इस क्षेत्र में बीजेपी ने अपनी जड़ों को बहुत गहरा और मजबूत किया है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन आंकड़े तो नतीजा हैं, कारण नहीं। असल सवाल तो ये है कि ये नंबर इस तरह क्यों बदले? वोटर ने जो फैसला लिया उसके पीछे की सोच क्या थी? चलिए अब इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण हमें बताता है कि इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ पड़ने वाले सारे वोटों को बड़ी कामयाबी से अपने साथ जोड़ लिया। दूसरी तरफ सपा का जो कोर वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, वो तो साथ रहा, लेकिन सिर्फ उसके दम पर जीतना मुमकिन नहीं था। तीसरी बात, हिंदुत्व की राजनीति और सरकारी योजनाओं यानी वेलफेयर स्कीम्स, इन दोनों ने मिलकर सपा के पारंपरिक वोटरों में भी सेंध लगा दी और इस पर बसपा जैसी पार्टियों के अलग लड़ने से विपक्ष का वोट बढ़ गया, जिससे बीजेपी की राह और भी आसान हो गई।
एक और बहुत जरूरी बात, इस सीट पर वोटर टर्नआउट यानी मतदान का प्रतिशत लगभग 58% पर स्थिर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हार जीत किसी नए वोटरों की लहर से तय नहीं हुई, बल्कि जो मौजूदा वोटर थे उन्हें अपने पाले में लाने और अपने वोटों को बिखरने से बचाने की रणनीति से तय हुई है। ये लड़ाई जमीन पर एक एक वोटर को समझाने की है। तो हमने इतिहास को समझ लिया, आंकड़ों को देख लिया और हार के कारणों का विश्लेषण भी कर लिया। अब भविष्य की बात करते हैं। इन सारी सीखों के आधार पर वापसी का रास्ता क्या हो सकता है? जीत के लिए एक मजबूत और कारगर ब्लूप्रिंट कैसे दिखना चाहिए? तो सीधा सवाल यही है, इन आंकड़ों और ट्रेंड्स को देखते हुए आगे बढ़ने की सबसे सही रणनीति क्या है? अब हम विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी कामयाब रणनीति के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, सही गठबंधन बनाना ताकि एंटी बीजेपी वोट एक जगह इकट्ठा हो। दूसरा, एक ऐसा अभियान चलाना जो पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर टिका हो। तीसरा, समुदाय और बूथ के स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, एक ऐसा स्थानीय उम्मीदवार उतारना जिस पर लोग भरोसा कर सकें। अब उम्मीदवार का चुनाव ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला है। यहां मोटे तौर पर 2 तरह के प्रोफाइल सामने आते हैं। एक, कोई युवा मुस्लिम चेहरा जो अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट कर सकता है और पार्टी के कोर बेस में नया जोश भर सकता है। या फिर कोई यादव या ओबीसी समाज का युवा नेता जो ओबीसी वोटों को साथ ला सकता है और अपनी अपील को कोर बेस से बाहर भी ले जा सकता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में 2 बातें सबसे जरूरी हैं। उम्मीदवार की छवि बेदाग होनी चाहिए और उसकी जमीन पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। अभियान का फोकस पूरी तरह से जमीनी शिकायतों पर होना चाहिए। बेरोजगारी, गांव की गरीबी, टूटी सड़कें और बिजली की कटौती, महंगाई और किसानों की तकलीफें, ये वो मुद्दे हैं जो हर घर को हर रोज प्रभावित करते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी बातें हों तो उनका जवाब जमीनी हकीकत और अधूरे वादों से देना होगा। यही वो संवाद है जो सीधे वोटर के दिल तक पहुंचता है। अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। देखिए, चुनाव जीतना सिर्फ एक रणनीति का खेल नहीं है, इसका एक बड़ा मकसद है, और वो मकसद है शासन यानी गवर्नेंस। इस पूरी मेहनत का निचोड़ इस एक लाइन में है। लक्ष्य विश्लेषण से मिली समझ को एक जनादेश में बदलना है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की आवाज हैं, उनकी जरूरतें हैं, और उस आवाज को सुनकर, समझकर एक जनादेश हासिल करना, यही असली लक्ष्य है। और यहीं पर हम सबसे बड़े सवाल तक पहुंचते हैं। क्या आंकड़ों और डेटा पर बनी ये चुनावी रणनीतियां सच में एक ऐसी जवाबदेह सरकार बना सकती हैं जो हर नागरिक के सम्मान, उसकी डिग्निटी की रक्षा करे? क्योंकि चुनाव जीतना तो सफर की शुरुआत है। उस जीत का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना, यही असली चुनौती और लोकतंत्र का असली मकसद है।